So, hello बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एससीबीसी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, जैसा कि आपको पता है कि काउंसलिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और लगातार बैक टू बैक काउंसलिंग फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं। जैक चंडीगढ़ का काउंसलिंग फॉर्म चल रहा है, जैक दिल्ली का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, आईपीयू का एप्लीकेशन डेट भी खत्म हो गया, अभी शायद एक बार फिर से रीओपन हो। और मजे की बात यह है कि 27 तारीख से अपना प्यारा एकेटीयू रजिस्ट्रेशन ओपन करने वाला है और 26 से ही एचबीटीयू की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो भैया, अगर यूपी के सारे कॉलेजों की काउंसलिंग अगर स्टार्ट हो चुकी है तो अपना ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर कैसे पीछे रहता? भाई साहब, इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन डाल दी कि भाई हम भी 26 से अपना एप्लीकेशन फॉर्म शुरू कर रहे हैं और फटाफट जिनको भी ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर में एडमिशन चाहिए आप फटाफट आइए और रजिस्ट्रेशन करवाइए। और जे एडवांस के रिजल्ट के बाद से जोसा की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और हर एक काउंसलिंग में वैसे तो आपको नहीं बैठना है, वेल रिसर्च करके बैठना है कि किस काउंसलिंग में आपको ज्यादा फायदा होने वाला है और कौन से काउंसलिंग को बैकअप में रखना है। लेकिन मुझे पता है मेरे लाख चिल्लाने के बावजूद भी बहुत सारे प्यारे नंदन, पप्पू नंदन ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, काउंसलिंग मिस कर देंगे। काउंसलिंग के साथ साथ कई लोग तो काउंसलिंग में बैठने के बाद भी उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज मिस कर देंगे जिसकी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा और ये बहुत गलत हैबिट है। भाई, डेडलाइन पे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना, कौन सी काउंसलिंग आई, कौन सी काउंसलिंग गई, कौन से काउंसलिंग का रिजल्ट आया, कौन से काउंसलिंग में कब क्या करना है, यू हैव टू नो। एक डायरी बना लो ताकि अगर आप मल्टीपल काउंसलिंग में अप्लाई कर रहे हो तो एटलीस्ट अपडेटेड रहो, और अगर किसी एक काउंसलिंग को ही टारगेट करके बैठ रहे हो तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। वैसे भी मुझे पता है यार, तुम अपडेटेड रहोगे क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है और उससे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है यार कॉलेज में जाने का। मैं भी जब हम लोग का भी एडमिशन चल रहा था तो मैं तो एक कॉलेज की वीडियो 5-5 बार देखता था। पहले ही देखता था कि ये कॉलेज मेरे को मिलेगा कि नहीं, फिर ये देखता था कि अच्छा मिल जाएगा, अगर मिल गया तो फिर कॉलेज लाइफ कैसी है यहाँ पे, मतलब ए लॉट ऑफ थिंग, हॉस्टल कैसे है यहाँ पे, बहुत सारी चीजें। मैं इनफैक्ट आईआईटी गुवाहाटी आने से पहले भी बहुत सारे रिसर्च किया था कि मतलब यहाँ पे रिजॉर्ट्स कैसे हैं, घूमने वाली प्लेसेस क्या है, काजीरंगा कैसे है, ए लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई नो यू आर एक्साइटेड फॉर योर कॉलेज, बट चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, 1962 का एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी तो खैर चल के बाद में बना है, बहुत पुराना कॉलेज है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते होंगे, लेकिन जो लोग अपने यूपी के हैं, खासकर गोरखपुर के, सब इसको जानते हैं और वहां पर तो लोग इसके दीवाने हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर के बारे में। हालांकि जितना हाइप है उतना बढ़िया प्लेसमेंट नहीं है, बट ओवरऑल फिर भी अपने पूर्वांचल के लोगों के लिए तो भाई है ही बढ़िया कॉलेज। तो चलो शुरू करते हैं ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर के बारे में। बाय द वे, मैं भी उसी शहर से हूं और मैंने भी इसका एग्जाम दिया था, ठीक है, क्योंकि मेरे पापा भी चाहते थे कि यार पास में ही रह लेगा, मतलब यहीं एडमिशन करा ले, यहीं रह लेना, इतना दूर जाने की क्या ही जरूरत है। बट एनीवेज, चलो शुरू करते हैं ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर कौन कौन बैठ सकता है, बैठने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई भी 75% वाली नहीं है। यहां पर 10+2 में आपके एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5% का आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। एंड ध्यान से सुनना, 10+2 में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन पीसीएम का जो एग्रीडिगेट होना चाहिए, पीसीएम का जो एग्रीडिगेट होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। और पीसी के साथ, मतलब पीएम के साथ, फिजिक्स मैथमेटिक्स के साथ, अगर केमिस्ट्री के अलावा अगर आपने वोकेशनल टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट लिया है या फिर कंप्यूटर साइंस लिया है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिया है या इंजीनियरिंग ग्राफिक लिया है तो भी आप उसको लगा सकते हो। अगर ऐसा हुआ कि केमिस्ट्री में कम नंबर है और यहां पर ज्यादा नंबर है तो आप इसको लगा के 60% अगर आपके बन रहे हैं तो आप आराम से ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर में एलिजिबल हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको सब क्लियर समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं भैया, रजिस्ट्रेशन कब से होगा और काउंसलिंग कैसे होगी, पूरा प्रोसीजर क्या है और कितना रुपए लगेगा। तो देखो, रजिस्ट्रेशन फीस हर साल यहां पर 2500 रुपए रहता है, 2500 रुपए जो कि नॉन रिफंडेबल है, चाहे आपको कॉलेज मिले या ना मिले। भाई 2500 में तो मैं पूरी काउंसलिंग करा दे रहा हूं, एकेटीयू एचबीटीयू ट्रिपल एमयूटी की पूरी काउंसलिंग करा दे रहा हूं, वो भी 3 महीने लग के, और सिर्फ रजिस्ट्रेशन का चार्ज ले रहे हैं 2500 रुपए, समझ रहे हो। एनीवेज, अब बात करें रजिस्ट्रेशन डेट की, तो यार देखो, रजिस्ट्रेशन जो है 26 मई को स्टार्ट होने वाला है। 26 में इनके वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे
तो आपको वहां पर एक ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाएगा। आप यहां पर जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 26 ऑफ मई, और यहां पर क्लिक करिए और यहां से आप आगे चल के अपना लॉग इन एंड फलाना ढिमकाना जो भी सारी चीजें करनी है अपन लोग यहीं से करने वाले हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी में जाके विल अवेलेबल सून अभी दिखा रहा है, बट 26 तारीख को अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें 26 तारीख को जाके यहां पर आंख बंद करके रजिस्ट्रेशन कर देना है। पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, पहले मैं आपको एक बेसिक समझा देता हूं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि देखिए कब तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म चलेगा, लास्ट डेट क्या है, उसके बारे में इन्होंने अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। शेड्यूल क्या है, कब पहला राउंड होगा, कब दूसरा राउंड होगा, कितने राउंड होंगे, उसका भी अभी तक इन्होंने कोई शेड्यूल दिया नहीं है। जैसे ही देंगे मैं उस पर फिर से बात करूंगा, लेकिन पहले से आप समझ लीजिए। और ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी है ताकि एटलीस्ट आपका डॉक्यूमेंट पहले से रेडी हो। तो सबसे पहले अगर आप यहां अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से होना चाहिए और क्या क्या हमें बाद में बनवाने की जरूरत पड़ेगी, उसके बारे में मैं एक बार चर्चा कर लेता हूं। देखो भाई, अगर आप यहां अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ये दोनों होना ही चाहिए। जेईई मेन का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होना चाहिए, और एडमिट कार्ड नहीं भी हुआ तो स्कोर कार्ड से काम चल जाएगा। अब बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो देखिए कई तरीके के कैटेगरीज हैं। जनरल को किसी कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिजर्वेशन है, तो ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी 1 अप्रैल के बाद वाला, मतलब नए फाइनेंशियल ईयर वाला। ओबीसी सर्टिफिकेट भाई स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए और अपना नए फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। एससी एसटी में ऐसा कोई नहीं है, पुराना भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अगर किसी के पास सब कैटेगरी हो, जैसे पीडब्ल्यूडी हो या डिफेंस हो या फ्रीडम फाइटर हो, तो आपके पास इसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये आपको काउंसलिंग के टाइम में ही अपलोड करना पड़ेगा। मतलब अभी 25 तारीख को, सॉरी 26 तारीख को ही अपलोड करना पड़ेगा, या 26 तारीख से लेके जितने मतलब जो लास्ट डेट से पहले पहले तक तो आपको अपलोड कर ही देना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा वरना बाद में जाके पछताना पड़ सकता है। तो सब कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको पहले से ही बनवा लेना है। अब बात करते हैं जिनको एफडब्ल्यू सीट चाहिए, जो कह रहे हैं भैया हमको फ्री में बीटेक करवा दो, हम ट्यूशन फीस नहीं देना चाह रहे हैं। देखो फ्री में तो बीटेक नाम की चीज नहीं है, लेकिन बिना ट्यूशन फीस दिए ट्यूशन फीस माफ करवा के बीटेक होता है एफडब्ल्यू सीट। अब एकेटीयू में, एचबीटीयू में या ट्रिपल एमयूटी में हर जगह जो है 5% जो सीट है वो एफडब्ल्यू कोटे के अंदर आता है। तो अगर आप एफडब्ल्यू कोटा चाह रहे हो, आपके पेरेंट्स की इनकम 6 लाख से कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट पहले तो बनवा के लेके आना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको एफडब्ल्यू मिल जाएगा। अब बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। तो देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वैसे तो चाहिए नहीं, लेकिन उनके लिए चाहिए जिन्होंने 12th बाहर से किया है। अगर वो रहने वाले, उनके पेरेंट्स अगर रहने वाले यूपी के और बच्चे ने 12th बाहर से किया है, पेरेंट्स का डोमिसाइल लगा दो, तुम्हें यहाँ का रिजर्वेशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आधार कार्ड और फोटो आपको इधर ही चाहिए। अब बात करते हैं बाद में क्या चाहिए। तो देखो गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने 10th के बाद गैप लिया है तो हमें गैप सर्टिफिकेट फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे मंगाना, मतलब बनवा के लेके आना पड़ेगा। कैसे बनेगा, नोटरी पे बनता है, कैसे बनता है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको फॉर्मेट भी दे दूंगा, उसके लिए आप एक नीचे व्हाट्सएप चैनल दिया हूं, उसको सब्सक्राइब कर लो जाके। व्हाट्सएप चैनल पर टाइम टू टाइम सारा डॉक्यूमेंट आता रहता है, तो उसकी टेंशन मत लो। अब बात करते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट की। तो हाँ भाई, ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी भी चाहिए और सीसी भी चाहिए, अभी नहीं चाहिए, एडमिशन के टाइम पे, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे चाहिए। अब बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की। तो मेडिकल सर्टिफिकेट तो अपने को चाहिए ही चाहिए। कैसा चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी पहले एडमिशन हो जाए, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में 1 दिन लगता है, और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाने में 5 मिनट लगता है। मैंने एक वीडियो भी बना दी है कि कैसे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनता है, जाके तुम वहां से देख लेना। तो दैट्स इट, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। अब बात करूं काउंसलिंग कैसे होना है। रजिस्ट्रेशन तो भैया हम कर देंगे जैसे जेई में किए थे। काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर है, कैसे होता है, तो देखो लास्ट ईयर 5 राउंड हुआ था, ये होता है नॉर्मल राउंड। नॉर्मल राउंड 5 राउंड की काउंसलिंग होती है, और 5 राउंड होने के बाद से एक राउंड होता है जो होता है इंटरनल स्लाइडिंग। मतलब जिनको 5 राउंड तक, 1 से लेके 5 तक में कुछ मिल जाता है, उनकी होती है इंटरनल स्लाइडिंग। जैसे मान लो अगर आप काउंसलिंग में बैठे और आपको पहले राउंड में कुछ मिल गया, तो आपसे पूछा जाएगा कि फ्रीज करना है कि फ्लोट करना है, और अगर आप फ्रीज कर देते हो तो आप जाओ एडमिशन ले लो, सीट आपकी होगी। और अगर आप ऊपर की सीट चाहते हो तो आपको फ्लोट करना पड़ेगा, और फ्लोट करोगे तो आप राउंड 2 में पहुंच जाओगे। ऐसे कर करके राउंड 5, और राउंड 5 के बाद राउंड 6 में पहुंचोगे। और राउंड 6 बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है, क्योंकि जितने ऊपर की सीटें वैकेंट होती हैं और जो कि होंगी,
क्योंकि जोसा जब स्टार्ट होगा ना तो इनकी सीटें एक तरफ से भरती हैं, दूसरे तरफ से वैकेंट होती हैं, एक तरफ से भरती हैं, दूसरे तरफ से वैकेंट होती है। दिस इज अ प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है कि इंटरनल स्लाइडिंग में भी बैठना है अगर आपको कुछ बढ़िया ब्रांच चाहिए तो। एनीवेज, और ये जब 6 राउंड खत्म हो जाएगा तो लास्ट ईयर 2 मतलब स्पॉट राउंड हुए थे, उसके बाद एक स्पेशल स्पॉट भी होता है कई बार, डिपेंड ऑन सीट अवेलेबिलिटी। तो ये जो है कैंपस राउंड में जाके होता है, मतलब जो इनके स्पॉट हैं वो कैंपस में जाके होंगे कि आप ठीक है रजिस्ट्रेशन कर लो और फिर कॉलेज में पहुंच जाओ। कॉलेज में पहुंचो डीडी वगैरह लेके, और आपके रैंक के बिहाफ पे अगर सीट होगी तो वहां पे आपको सीट दी जाएगी, पैसा लिया जाएगा। मतलब एक हाथ से पैसे दो तुरंत तुरंत और दूसरे हाथ से सीट लो, सिंपल। तो इस पर मैं डिस्कशन करूंगा, बट एनीवेज अब हम देखते, पहले हम बात कर लेते हैं भैया काउंसलिंग होगी कैसे और क्या इस काउंसलिंग का फंडा है। तो इसमें काउंसलिंग का फंडा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, और साथ ही साथ ये अपलोडिंग डॉक्यूमेंट इधर लिख दिया हूं गलती से। अब हम पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, है ना। रजिस्ट्रेशन किया, डॉक्यूमेंट अपलोड किया, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद तीसरा स्टेप है कि भैया चॉइस फिलिंग करिए। 2500 रुपए का रजिस्ट्रेशन होगा जो कि भैया सबको दे के रजिस्ट्रेशन अपना करवाना है। ये नॉन रिफंडेबल है, चाहे आपको सीट मिले या ना मिले, ये आपका पैसा ट्रिपल एम वापस नहीं करेगी। और मेरे को समझ में नहीं आता इतना ज्यादा ये लोग पैसे क्यों लेते हैं यार। ट्रिपल एम यूटी 2500 ले रहा है, HBTU 2500 ले रहा है, 1000 रुपए कौन ले रही है, अपने आपकी AKTU ले रही है। तो बार बार एप्लीकेशन फॉर्म भरने में इतना पैसा लग जाता है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। एक बच्चे का बहुत लॉस होता है, सब कुछ हटा के एक ही काउंसलिंग से कर देते ना तो मजा आ जाता। लेकिन इतना ज्यादा कैटेगरी रिजर्व, मतलब होम स्टेट रिजर्वेशन, फलाना रिजर्वेशन, ढिमकाना रिजर्वेशन, इतना ज्यादा रूल रेगुलेशन है कि सबको एक साथ मर्ज करना मुश्किल है। पर फिर भी AKTU, HBTU, ट्रिपल MUT का सब कुछ सिमिलर है, दे कैन इजिली मर्ज, लेकिन वो करेंगे नहीं क्योंकि भैया उनको अपनी चलानी है। एनीवेज, चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग के बाद क्या होगा, आपके सीट मतलब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद से आपसे पूछा जाएगा कि भैया आप अपनी विलिंगनेस चूज करो। लाइक कि मान लो मैंने चॉइस फिलिंग करी, मान लो मैंने इस तरीके से चॉइस फिलिंग कर दी और मेरे को मिल गया IoT, EC विथ IoT, तो होगा क्या, अब पूछा जाएगा कि आप विलिंगनेस चूज करो, आप EC विथ IoT से संतुष्ट हो या इसके ऊपर का कुछ चाहते हो। तो अगर आप इससे संतुष्ट हो तो आपको फ्रीज करना है, और अगर आपको पहले नंबर की चॉइस मिले तभी फ्रीज करिए, अदरवाइज फ्रीज करने का कोई फायदा नहीं है। उस केस में हम इसको फ्लोट करते हैं, तो फ्लोट करने पर फिर हम अगले राउंड में चले जाते हैं। अगले राउंड में कोशिश ये होती है कि हमें कुछ ऊपर की सीट में, ऊपर की ब्रांच मिल जाए। अब फ्रीज फ्लोट करने के बाद से हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा कि क्या हमारा डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। और यहां पे बहुत सारे लोगों को सीट मिलने के बाद भी एडमिशन कैंसिल हो जाता है क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट रहता है कई लोगों का। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपका सही रहा तो आपसे बोला जाएगा कि ठीक है आप सीट बुक कर लीजिए, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करके। तो सीट एक्सेप्टेंस फीस भैया 40,000 लगता है, 40,000 अपने खाते में रख लीजिएगा। और उसके बाद क्या होता है, आप अगर फ्लोट कर दिए हैं और सीट एक्सेप्टेंस फीस दे देते हैं तो ये सीट आपकी हो जाती है और आप अगले राउंड में चले जाते हैं। अब अगले राउंड में अगर आपको कुछ मिलता है तो ये जो पहले वाली सीट मिली है वो हट जाएगी और वो वाली सीट मिल जाएगी। और अगले राउंड में अगर मान लेते हैं आपको कुछ नहीं मिलता है तो ये सीट आपकी बनी रहेगी, ये सीट कहीं नहीं जाने वाली है। अगर एक बार आपने 40,000 रुपए पे कर दिया तो आपकी सीट आपके हाथ में ही रहेगी, कहीं जाने वाली नहीं है। अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में। तो देखो यार, काउंसलिंग प्रोसीजर वैसे तो थोड़ा सा कई लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट है बहुत इजी अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपके रैंक पर एक बेस्ट कॉलेज मिले और मैं आपकी काउंसलिंग करूं, STBG टीम आपकी काउंसलिंग करे, तो फटाफट STBG का काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। और मैंने 500 रुपए का फ्लैट ऑफर दे रखा है। मतलब जो मेरा HBTU वाला कोर्स 3000 का था, ऑल यूपी का कोर्स जो मेरा 3000 का था, वो आज के टाइम में 500 रुपए का डिस्काउंट है, 2500 का है। और जो मेरा कोर्स 2500 का था वो आज के टाइम में 2000 रुपए। और इसमें से भी ज्यादा बचता नहीं है, 5% तो यार ट्रांजेक्शन में चला जाता है, 18% GST चली जाती है, तो बचता कुछ ज्यादा नहीं है। पर ये है कि तुम लोग का एक बढ़िया कॉलेज में जाके एडमिशन हो जाएगा और मेरे साथ STBG के साथ जो STBG की टीम काम कर रही है, जो IT के इतने सारे मेंटर्स काम कर रहे हैं, उनका भी काम चल जाएगा। बस इतने तक का मामला है। बट एनीवेज, अगर आप चाहते हो कि भैया संदीप भैया आपकी हेल्प करें पर्सनली,
तो आप फटाफट जाके काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करो। और मैंने कूपन कोड 500 रुपए का उन सिर्फ 150 लोगों के लिए बनाया था, जिसमें से 100 लोग तो पहले ही ले चुके हैं, क्योंकि 1.5 लाख सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट होने वाले हैं। और एक बात और है, जिस दिन 1.5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे उस दिन 150 लोगों के साथ जूम पर 1-to-1 अपन टॉक करने वाले हैं। तो फटाफट उसे भी जाके कंप्लीट करवा दो। और कैसे हम लोग बात कर सकते हैं, तो हमने कोर्स बना दिया है 150 के सेलिब्रेशन ऑनेस्टी बीजी एकेडमी, तुम जाके वहां से बाई कर लेना। 1 रुपए का कोर्स है, बहुत महंगा नहीं है। और आओ फिर मिलते हैं, बात करते हैं। एनीवेज, अब मैं सीट मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि इस बार सीटें कितनी है। तो इस बार भी 1189, इस बार 1189 सीटें हैं। और टीएफडब्ल्यू में 5% सीटें रिजर्व्ड हैं। और होम स्टेट के लिए 90% सीट है, और 10% सीट ही है मात्र अदर स्टेट के लिए। लेकिन ये जो 10% सीट है ना अदर स्टेट का, वो रिजर्व्ड है, ध्यान से सुनना। लेकिन ट्रिपल एम एके2 में ऐसा नहीं है। एके2 में 85% सीट जो है होम स्टेट के लिए है, और 15% सीट जो है ना ओपन है, वो अदर स्टेट के लिए रिजर्व नहीं है, पर यहां पर रिजर्व्ड है। एचबीटीयू में अदर स्टेट के लिए 5% सीट रिजर्व्ड है। तो कई बार ऐसा होता है कि होम स्टेट से ज्यादा फायदा ट्रिपल एमयूटी और एचबीटीयू में अदर स्टेट वालों को हो जाता है कुछ कुछ ब्रांचेस में। बाकी अगर मैं रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करूं तो देखो यार, एसटी का 21% और एसटी का 21%, एसटी का 2% और ओबीसी का 27% और ईडब्ल्यूएस का 10% का रिजर्वेशन है। तो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अपनी कैटेगरी बनाना मत भूलना, बहुत फायदा होगा। उसके अलावा देखो, लड़कियों के लिए 20% का रिजर्वेशन है, तो लड़कियों का डेफिनेटली लो रैंक तक एडमिशन होता है। अगर आप फ्रीडम फाइटर के पोते हैं तो भी आपको फायदा मिलने वाला है, 2% सीट रिजर्व है। और आज के टाइम में वैसे भी फ्रीडम फाइटर बड़ा मुश्किल से, मतलब फ्रीडम फाइटर के घर वाले बड़ा मुश्किल से मिलते हैं। तो अगर आप फ्रीडम फाइटर वाले हो, आंख बंद करके बैठो, आराम से एडमिशन होगा। और अगर आप आर्म फोर्सेस वाले हो तब तो बढ़िया है, 5% का रिजर्वेशन है। और पीडब्ल्यूडी को तो फिर मुझे नहीं लगता है वैसे ट्रिपल एमयूटी में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत होगी, आपका एडमिशन यूं ही हो रहा होगा। पीडब्ल्यूडी में बहुत लो रैंक तक एडमिशन होता है। तो ये है इनकी सीट मैट्रिक्स, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल एमयूटी के फीस स्ट्रक्चर की। तो देखो यार, मैं कई बार बात कर चुका हूं कि ये ट्रिपल एमयूटी वाले बहुत ज्यादा फीस अपना बढ़ा चुके हैं। इन लोगों ने अपनी फीस बढ़ा के कर दी है 1,35,000। मतलब सब कुछ एचबीटीयू वाला चलेगा, मतलब पूरा एचबीटीयू का कॉपी चल रहा है। ट्यूशन फीस एचबीटीयू में 75,000 रुपए, तो अब ट्रिपल एमयूटी में भी 75,000 रुपए। लेकिन पहले इतना महंगा नहीं था, पहले सस्ता था। पर अभी क्या है, अभी इन लोगों ने काफी महंगा कर लिया है। प्राइवेट कॉलेजों जैसी फीस हो गई है। क्योंकि देखो, इससे सस्ता है एकेजी वेकेजी, तो इससे सस्ते हैं भाई। 1,10,000, 1,15,000 में बीटेक करा रहे हैं ये लोग। गवर्नमेंट होके 1,35,000 रुपए ले रहे हैं, समझ रहा हो ना। जबकि इनकी फंडिंग भी बढ़ गई है जब से यूनिवर्सिटी बने हैं। बट एनीवे, अब भाई इनका मामला है, जैसा करें। लेकिन ऐसा है कि यूपी के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में सबसे टॉप पर आपको पता है कि एचबीटीयू आता है। एचबीटीयू के बाद आईआईटी लखनऊ आता है, और आईआईटी लखनऊ के बाद ये आता है ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर। लोग मतलब केएनआईटी और बीआईटी के बजाय, जो बच्चे ट्रिपल एम के बारे में जानते हैं, दे आर गोइंग टू प्रिफर ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर। बाकी फर्स्ट ईयर में पूरी फीस 1,37,000 पड़ेगी, और टोटल यहां पर फीस जो पड़ेगा 5,25,000 पड़ने वाला है, पूरा 4 साल का लेकर। और अगर हॉस्टल भी इंक्लूड कर रहे हो तो 6,25,000 आपका टोटल मोटा मोटी पड़ने वाला है। बाकी मेस का खर्चा अलग से। तो ये आप हॉस्टल फीस एंड बाकी सारी चीजें यहां पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्लेसमेंट का, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखो, इन लोगों ने इस बार बोला है कि 2024 में हाईएस्ट पैकेज 42 एलपीए गया था, जो कि ऑब्वियसली ऑफ कैंपस था। और 990 प्लस इनके यहां से ऑफर्स आए थे, और 107 कंपनी रिक्रूट करने के लिए आई थी, जो कि अच्छी बात है। और आज के टाइम में देखो, ट्रिपल आईटीज में भी बात फैक्ट है कि ट्रिपल आईटीज में भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। रिसेशन की वजह से आप एक बार थोड़ा सा जाके डेटा सर्च करना। मेरी एक जबरदस्त वीडियो ट्रिपल आईटी पे आने वाली है 2 दिन के अंदर लेके आऊंगा, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि देखो, मोस्ट ऑफ द ट्रिपल आईटीज में 60% ट्रिपल आईटीज में 60% का भी प्लेसमेंट इस साल नहीं हुआ है। तो देखो, प्लेसमेंट को लेकर सब जूझ रहे हैं, और ट्रिपल एमयूटी तो लगी रहा है कि मुझे जूझ रहा है। हालांकि इन्होंने डेटा फिर भी बहुत बढ़िया दिखा रखा है। बट एनीवेज, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये ऑफिशियली ये बातें कर रहे हैं तो ठीक है यार। अब मैं नेक्स्ट ईयर से तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनका इंटरनल डेटा मैं निकलवा लूंगा, तुम टेंशन मत लो। पर अब इनके ब्राउचर से ही काम चला लेते हैं। 6.8 एलपीए का इन्होंने अपना एवरेज पैकेज बता रखा है, और लास्ट ईयर इन्होंने बोला था कि 973 ऑफर्स थे, और 52 लाख का हाईएस्ट पैकेज
पैकेज था लास्ट ईयर, और इस साल का तुमने देख ही लिया। तो मोटा मोटी इनका कहना है कि भाई हमारे यहाँ 7 से 8 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है, जो कि HP2 से भी ये ज्यादा बता रहे हैं, बट है मुझे नहीं लगता ऐसा। और हद तो तब हो जाती है जब ये लोग अपने NIRF डेटा में, आई डोंट नो कहां से चल रहा है भाई, 12-13 लाख, मतलब पिछले साल NIRF डेटा में इनका 13 लाख था, और इस साल इन्होंने लगभग मतलब NIRF डेटा में 11 लाख के आसपास कर दिया है। तो NIRF डेटा में भी इन्होंने प्लेसमेंट दबा के दिखाए हैं, जबकि यहाँ के बच्चों से जब बात होती है तो उनका तो खैर कुछ ऐसा रिस्पॉन्स रहता नहीं है कि भैया 13 लाख का हमारे यहाँ से मीडियम सैलरी, मतलब 13 लाख का मीडियम सैलरी इज क्वाइट, मतलब जबरदस्त। अपने DTU का जो मीडियम सैलरी है ना NIRF डेटा में, वो 14 लाख है, और इन लोगों ने 13 लाख का दिखा रखा है, और बहुत बढ़िया परसेंटेज प्लेसमेंट दिखा रखा है। पर बच्चों से बात जब मेरी होती है तो इतना ज्यादा सेटिस्फैक्टरी लगता नहीं है, और तुम्हें भी पता है कि हर बार NIRF डेटा पर भी 100% रिलाई करना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं कई बार इसे दिखा भी चुका हूं कि NIRF वाले क्या क्या कांड किए हुए हैं। बट एनीवेज, अपन बात करते हैं कि किस रैंक तक इस बार एडमिशन होने की संभावना है। तो ये 2024 का लास्ट राउंड का कट ऑफ है, जहां पर आप देख सकते हो ये होम स्टेट का कट ऑफ है, ये अदर स्टेट का कट ऑफ है। जैसा कि पता है कि अदर स्टेट वाले चाहे जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर ये यूपी में आ रहे हैं तो यहां पर वो जनरल कंसीडर किए जाएंगे, कोई कैटेगरी नहीं मिलती है। HBTU में कैटेगरी मिलती है, यहाँ MMUT और AKTU में कैटेगरी नहीं मिलती है। तो यहां पर देखो, यहां पर जो सबसे बढ़िया ब्रांच है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहां पर 64,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था, और बाहर वालों को 74,000 रैंक तक एडमिशन मिला था। तुम देख रहे हो, होम स्टेट को 64 और बाहर वालों को 74। HB2 में भी ऐसा ही हुआ था कि होम स्टेट से ज्यादा फायदा मिल गया था अदर स्टेट वालों को, और OBC को 84,000 रैंक तक, EWS को 77,000 रैंक तक, SC को 2 लाख और ST को तो 6 लाख। तो ST के बारे में तो देखो 12-13 लाख, इनकी चाहे जो भी रैंक हो, अगर ये बैठ रहे हैं तो मिल जाएगा एडमिशन। तो ST वाले मेरे भाई तुम लोग टेंशन मत लेना, अगर टेंशन हो तो STBG का प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना, एक से एक सुपर ऑप्शन बताऊंगा जिसे देख के तुम शॉक्ड हो जाओगे कि भैया ये तो मेरे को पता ही नहीं था। SC वाले भी मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत है, जस्ट ज्वाइन STBG काउंसलिंग प्रोग्राम, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब बात करते हैं इन लोगों के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 78,000 और बाहर वालों के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 83,000। तो जितने भी बिहार के लोग हैं, बिहार के अपने भाई हैं, MMUT में भर भर के पड़े हैं। वैसे भी बाहर के लोगों को लगता है कि पूर्वांचल मतलब बिहार लेकिन अब क्या बोलूं मैं, थोड़ी बहुत लैंग्वेज मिलती है ना। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो OBC को 91,000 तक मिला था, और EWS को 85,000 तक मिला था, SC को 2,87,000 रैंक तक मिला था, और उसके बाद EC लगभग 92,000 तक मिल गया था। AI जो ऑल इंडिया वालों को, बाहर वालों को जो है 92,000 तक मिला था, और OBC को 1,12,000 रैंक तक, और EWS को 1 लाख रैंक तक मिला था। IoT जो है 1 लाख रैंक तक मिल गई थी, अब यहां से बाहर वालों का कम होना शुरू हो गया था IoT के नीचे, और OBC को 1,20,000 रैंक तक मिल गया था, EWS को 1 लाख रैंक तक मिला था, और SC ST का तो तुम देख ही रहे हो। और सिमिलरली जो लास्ट एडमिशन हुआ था वो हुआ था केमिकल में 1,72,000 गया था, OBC का 2 लाख गया था, EWS का 1,88,000 गया था। अब क्या यही लास्ट एडमिशन था? नहीं, ये तो वो डेटा है जो ऑफिशियली ये लोग निकाले हैं, लेकिन इसके अलावा एक डेटा और है जो मैं अभी तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, लेकिन वो स्पॉट राउंड का है। स्पॉट राउंड में काफी सीटें वैकेंट रह गई थी। तुम देखो, ECE की 6 सीटें, IoT की 29 सीट, इलेक्ट्रिकल का 81 सीट, और केमिकल का 52 सीट, मैकेनिकल का 92 सीट, और सिविल का 75 सीट। इतनी ज्यादा सीटें वैकेंट थी भैया। और ECE में तो 11 सीट बाहर वालों के लिए खाली थी, बाहर वालों की तो मोस्टली सीट खाली थी। IT की 3 सीट खाली थी, IoT की 5 सीट खाली थी, इलेक्ट्रिकल की 11 सीट खाली थी, मैकेनिकल की 11, मतलब दबा की सीटें वैकेंट थी। तुम यहां पर देख रहे हो। अब पूछोगे भैया इस पे किस रैंक, फिर स्पॉट राउंड में किस रैंक तक एडमिशन हुआ था? तो ये क्लू है, मेरी पिछली साल की तुम वीडियो देखना, उससे तुम्हें अंदाजा लग जाएगा, है ना। बाकी अगर कभी इस पर लाइव आया तो इसके स्पॉट पर भी मैं बात करूंगा कि किस रैंक तक एडमिशन हुआ था। तो ये स्पॉट में बड़ा लो रैंक तक एडमिशन हुआ था, बड़ा लो रैंक तक।
और अगर आपकी 3 से 4 लाख भी रैंक है, 3 से 4 लाख भी रैंक है और आप जनरल कैंडिडेट हैं, तो टेंशन मत लीजिए, आप होप रखिए, चांस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा सिविल और सिविल मैकेनिकल केमिकल तक जाते जाते। और जिनकी यार देखो 2-3 लाख रैंक है, 3 लाख तक रैंक है, उनको तो हो सकता है और भी बढ़िया ब्रांच मिल जाए। तो स्पॉट के बाद भी सीटें खाली रह गई थी, वो जाके स्पेशल स्पॉट में जाके भरी गई थी। तो इतना ज्यादा टेंशन मत लो, चांस अभी भी है कि एडमिशन हो जाए। अगर आपकी 3-4 लाख रैंक है एंड यू वांट एडमिशन इन ट्रिपल एमयूटी, हो सकता है इनिशियल में ना हो पर लास्ट तक जाते जाते हो जाएगा। और वैसे भी ये ट्रिपल एमयूटी की इस साल सीधे फाइट है एचबीटीयू से, तो बहुत सारी सीटें कैंसिल होने वाली हैं एचबीटीयू ट्रिपल एमयूटी की। बहुत सारे लोग यहां से कैंसिल करा के ट्रिपल एचबीटीयू जाएंगे और पैरेलली जोसा और सीसैप भी चल रहा होगा, तो पीपल विल गो फॉर जोसा एंड सीसैप। और मैं बाकी लोगों से एक चीज और बोलूंगा कि देखो, जब ये मेरी रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, जब आपको ये फाइनल हो जाए ना कि भाई मैं ये कॉलेज ले लिया, अब ट्रिपल एमयूटी मेरे को नहीं चाहिए, तो उसी दिन रिफंड के लिए यार अप्लाई कर देना। गड़बड़ी क्या हो जाता है, जैसे लास्ट ईयर ना ट्रिपल एमयूटी ने बोला था कि भाई मतलब जैसे दूसरे हर कॉलेज की एक रिफंड पॉलिसी होती है। जैसे लास्ट ईयर ये लोग सितंबर तक रिफंड कर रहे थे और इनका स्पॉट भी चला था अगस्त सितंबर तक, इस स्पॉट और स्पेशल स्पॉट जो है अगस्त सितंबर तक चला था। ये चीज मेरे को बुरा लगता है कि बच्चे को एक जगह सीट मिल गया, पैसा जमा कर दिया, दूसरे जगह सीट मिल गया, वहां भी पैसा जमा कर दिया, और तीसरे जगह भी सीट मिल गया और तीसरे जगह को फाइनल कर रहा है। तो ये सोच रहा है कि अरे यार इन दोनों जगहों से ना हम ले लेंगे रिफंड, और रिफंड का टाइम रहता है कि भाई हम अगस्त तक रिफंड देंगे, सितंबर तक रिफंड देंगे। तो ये बच्चे जो है ना लास्ट मोमेंट पे जाके रिफंड लेते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि देखो, एक जगह जब तुम्हारा फाइनल हो गया, यहां हो गया कि ठीक है अब मेरे को यहां लेना है, तो तुरंत बिना देरी किए बाकी जगहों से अपना रिफंड के लिए अप्लाई कर दो। इससे क्या होगा कि बाकी जो बच्चे हैं जो आपके बाद के रैंक वाले हैं, जिनको वो कॉलेज चाहिए, जो वेटिंग में चल रहे हैं, एटलीस्ट उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और हर साल इतने सारे कॉलेजों की सीट वेस्ट जाती है। एनआईटीज में मैंने ये चीज महसूस किया, इनफैक्ट आईआईटीज में भी कई बार ऐसा होता है यार, सरकार बहुत एक एक सीट पे बहुत पैसा खर्च करती है, और बहुत सारे कॉलेजों में रूल ये है कि यार सीट वैकेंट रह गया स्पेशल राउंड के बाद भी, तो अब फिर कुछ नहीं हो सकता, वो पूरे 4 साल खराब जाएगा। यहां तो ठीक है, फिर भी ये लोग सेकेंड ईयर में भर लेते हैं इंटरनल स्लाइडिंग, मतलब सॉरी लेटरल एंट्री के थ्रू, पर जहां लेटरल एंट्री नहीं होता है वहां एक एक सीट 4-4 साल खाली जाता है और सरकार पैसे बर्बाद कर रही है। और वो पैसे आपके ही जेब से जा रहे हैं, हमारे ही जेब से जा रहे हैं। सरकार कोई पेड़ थोड़ी लगा के बैठी है यार, है ना, आप ही और आपके और हमारे ही पैसे, देश के पैसे को ही लगा रही है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि थोड़ा अपने भाइयों के लिए भी सोचना जो आपके बाद के रैंक वाले हैं। आप उनसे अच्छे रैंक वाले हैं, बढ़िया है, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट देम ऑल्सो। ओके बच्चा पार्टी, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो रिफंड पॉलिसी की टेंशन मत लेना, अगस्त सितंबर तक ये लोग जनरली रिफंड का ऑप्शन देते हैं। बाकी इनका ऑफिशियल रिफंड इस साल नहीं आया है, एआईसीटी नॉर्म गाइडलाइन को ये लोग प्रॉपर फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही रिफंड पॉलिसी आएगा मैं इस साल का बता दूंगा। तो बाकी देखो, प्लेसमेंट वगैरह के बारे में मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं, अगर मतलब मोटा मोटी अगर आप यहां जा रहे हो और टॉप के ब्रांच में हो, तो एक ठीक ठाक आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। और अगर मेट्रो सिटी वाली लाइफ चाहिए तो शायद आपको गोरखपुर में ना मिले। बाकी गोरखपुर है बढ़िया शहर भाई, मैंने भी वहीं से पढ़ाई करी है, मैं भी वहीं पढ़ता था, तो गोरखपुर के बारे में तो मैं ये नहीं बोलूंगा, अच्छा शहर है, बाकी आपकी चॉइस है। हाँ, बहुत बड़ा शहर तो नहीं है, बट ओके ओके है, फाइन है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट पे ना मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, ट्रिपल एमयूटी का प्लेसमेंट कैसा है, कल्चर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एवरीथिंग पर एक डिटेल वीडियो बनाई है। मैं नीचे कमेंट में सॉरी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, जाके तुम देख लेना। तो बाकी ये रहा टोटल काउंसलिंग का प्रोसीजर, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा कोर्स नहीं लिया है भाई, फटाफट कोर्स ले लो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।